My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 21, एरेन की विधि। एरेन और वांग किंगयू खुद को एक अप्रत्याशित और जोखिम भरी स्थिति में पाते हैं। एरेन ने किंगयू की ओर देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ पहले से ही उसकी पतली कमर पर था। जल्दी ही खुद को संभालते हुए उसने धीरे से किंगयू को खुद से दूर धकेल दिया और खड़ा हो गया। क्या तुम ठीक हो? उसने शांत और संयमित आवाज में कहा। किंगयू अभी भी घबराई हुई थी, उसने सिर हिलाया और जल्दी से उठ गई। मुझे माफ करना। मेरा इरादा तुम पर इस तरह गिरने का नहीं था। कोई बात नहीं, एरन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया। दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। बस आगे से थोड़ा और सावधान रहना। क्या आपको ऊंचाई से डर लगता है? उसने विषय बदलते हुए पूछा, क्योंकि उसे लगा कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। लड़की ने हल्के से सिर हिलाया। सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन डर को हावी होने देना अच्छा नहीं है। इसे मेरा पहला सबक समझो, एरेन ने कहा और उसके भीतर का गुरु जागृत हो गया। वह पूरी तरह से भूल गया था कि पिछली बार जब वह चट्टान से गिरा था तो वह कैसे चीख रहा था। उसे गिरने से डर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि फीनिक्स उसकी रक्षा कर सकता था। इस दुनिया में उसके मरने के हजारों तरीके थे, लेकिन दुर्घटनावश गिरकर मरना उनमें से एक नहीं था। फीनिक्स उस पर्वत पर पहुंचते ही रुक गया जहां एरेन का घर बना हुआ था। या यूं कहें कि उसे एक कमरा कहना ज्यादा उचित होगा। एरेन ने अपने सामने देखा और उसे एक ऐसी समस्या का एहसास हुआ जिसे वह भूल चुका था। उनके पास सिर्फ एक कमरा था। जबकि अन्य बुजुर्गों ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए अपने पहाड़ों पर एक उचित पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर लिया था, एल्डर रेन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके पास अपने शिष्यों के रहने के लिए न तो कोई आंगन था और न ही पहाड़ पर कोई जगह। उसने लड़की की ओर एक नजर डाली और सोचने लगा कि वह अपने द्वारा बनाई गई झूठी प्रतिष्ठा को नष्ट किए बिना इस गलती को कैसे सुधार सकता है। तुरंत कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, अब आपके दूसरे पाठ का समय हो गया है। लड़की ध्यान से सुन रही थी, सोच रही थी कि क्या एरन उसे कोई खतरनाक हुनर सिखाने वाला है या फिर तलवारबाजी का हुनर। उसे इसका बेसब्री से इंतजार था। आत्मनिर्भरता, एरेन ने कहा। एक पुरुष खांसी, तुम्हारे मामले में एक महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसलिए यह तुम्हारा दूसरा पाठ होगा। उसने अपने सामने स्थित एक विशाल पर्वत की ओर इशारा किया, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। पर्वत का आधा भाग जंगल से ढका था, जबकि दूसरा आधा भाग बर्फ से ढका हुआ था। वह पर्वत मेरा है। चूंकि तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सीखना होगा। जब तुम्हारे अंदर दृढ़ मानसिक शक्ति आ जाएगी, तभी तुम तीसरे पाठ की ओर बढ़ पाओगे। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना घर खुद बनाना होगा। और तुम्हें यह कल सूर्योदय से पहले करना होगा। फिर तुम्हें मुझे अपना दृढ़ संकल्प दिखाना होगा। तुम्हें अपने मूल स्वरूप में लौटना होगा, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जीना होगा जो केवल अपने दम पर ही जी सकता है। एक बार जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप तैयार हैं। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट था। वे अन्य बुजुर्गों की तरह नहीं थे। वह उन्हें महज विलासितापूर्ण जीवन नहीं देने वाला था, क्योंकि वे एक वरिष्ठ गुरु के शिष्य थे। वह चाहता था कि वे मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बने। या यूं कहें कि वह दूसरों को यही विश्वास दिलाना चाहता था। असल में बात सिर्फ इतनी थी कि उसने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। वह लड़की उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसे मेहनत क्यों करनी चाहिए? वह इसे एक सबक में बदल सकता था और उसे अपनी असाधारण ताकत का इस्तेमाल करते हुए रहस्यमय दिखने के लिए प्रेरित कर सकता था, न कि एक लापरवाह बुजुर्ग की तरह। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, स्वामी जी, लड़की ने बिना किसी संदेह के सिर हिलाया। बल्कि उसके मन में स्वामी जी का सम्मान और भी बढ़ गया था। वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि इस बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा, जो दुख की इतनी रहस्यमय अवधारणाओं को समझता है। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम मुझे स्वीकार करो, उसने दृढ़ निश्चय से अपनी मुट्ठी भींच ली। अच्छा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। एरेन ने लड़की के सिर पर हाथ रखा और उसे एक छोटे से पालतू जानवर की तरह थपथपाया। अपना काम पूरा करने के बाद उसने फीनिक्स को लड़की को पहाड़ के पीछे भेजने की अनुमति दी, जबकि उसका कमरा सामने की तरफ चट्टान के ठीक किनारे पर था। लड़की बर्फ से ढके मैदानों पर उतरी और खूबसूरत फीनिक्स पक्षी को उड़ते हुए दिखने लगी। बधाई हो, आपने एक छिपी हुई उपलब्धि हासिल कर ली है। तो आप विकल्पों के अलावा और भी बातें कह सकते हैं, एरन ने नोटिफिकेशन देखकर हैरानी जताई। उसने सोचा था कि उसकी प्रणाली पुरस्कारों के विकल्पों और विवरण तक ही सीमित है। आपने अपने पहले शिष्य को स्वीकार कर लिया है। कृपया भविष्य के विकास के लिए एक विकल्प चुनें। विकल्प 1, आप एल्डर रेन नहीं हैं। आप इस दुनिया के मूल निवासी नहीं हैं और इसलिए आप इस दुनिया के ज्ञान को नहीं जानते हैं। आप एल्डर रेन की शिष्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और आप उसे ठीक से शिक्षा नहीं दे सकते। शिष्या को बेवकूफ बनाते रहिए, लेकिन पकड़े मत जाइए। पुरस्कार, साधना क्षेत्र +10। विकल्प 2, भले ही आप इस दुनिया के मूल निवासी न हों, आप सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक हैं। आप किसी शिष्या को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाना चाहते। आप चाहते हैं कि वह मजबूत बने। और इसके लिए आप स्वयं भी मजबूत बनने को तैयार हैं।
आपने अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया है। आप एक विजेता के मार्ग पर चलेंगे और इस संसार के समस्त ज्ञान को प्राप्त करेंगे ताकि आप अपने शिष्य को उचित शिक्षा दे सकें। इनाम, मेमोरी फ्रैगमेंट, अज्ञात स्तर। तीसरा विकल्प, संप्रदाय से भाग जाओ और सारी जिम्मेदारी छोड़ दो। राज्य छोड़कर एक सुरक्षित जगह ढूंढो जहां तुम अपना शेष जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिता सको, बिना पकड़े गए अपनी स्वाभाविक मृत्यु तक जीवित रहें। पुरस्कार, भेस बदलने का मुखौटा, अद्वितीय स्तर। विकल्प 4, आप जानते हैं कि भागना असंभव है। कोशिश करने पर आप पकड़े जाएंगे, लेकिन आप किसी शिष्य को हमेशा के लिए मूर्ख भी नहीं बना सकते। आप तय करते हैं कि आप तभी जीवित रह सकते हैं जब आपको कोई बड़ा समर्थन मिले। आप जानते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति है जो इसके लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। महान दानव संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख को अपने प्रति इस कदर आकर्षित करें कि वह आपकी सच्चाई जानने के बाद भी आपकी रक्षा करने को तैयार हो जाए। इनाम, स्टारफॉल सिटी प्रवेश कुंजी। अध्याय 22, एक का मार्ग। चट्टान के ऊपर बने अपने घर में उतरते ही एरन ने विकल्पों पर गौर किया। इस बार विकल्पों ने उसे सचमुच भ्रमित कर दिया, जिससे वह सोचने लगा कि क्या वह पैटर्न के बारे में गलत था। आमतौर पर पहला विकल्प सबसे खतरनाक होता था, लेकिन इस बार यह अन्य विकल्पों की तुलना में थोड़ा आसान लग रहा था। या फिर इसमें कोई छिपा हुआ खतरा था जिसके बारे में उसे अभी तक पता नहीं था। सोच में डूबा हुआ वह बिस्तर की ओर चला गया। इस बार विकल्पों में कुछ वाकई संदिग्ध था। विकल्पों के नीचे का टाइमर भी लंबा था। उन्हें पहले की तरह कुछ मिनटों का समय नहीं दिया गया था। उन्हें इस बारे में सोचने के लिए पूरा एक दिन दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन विकल्पों के पहले के सभी विकल्पों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर परिणाम होंगे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इन चीजों ने उनके भविष्य को इस तरह से निर्धारित किया था जैसा कि अन्य विकल्पों ने नहीं किया था? क्या ये चीजें उनके भविष्य के उस मार्ग को निर्धारित कर रही थीं जिसे वे अपनाना चाहते थे? ऐसे में पहला रास्ता किसी धूर्त व्यक्ति के रास्ते जैसा प्रतीत हुआ, जहां उसे दूसरों को मूर्ख बनाकर जीवित रहना था। यही वह रास्ता था जिसमें वह अपनी शारीरिक क्षमताओं के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीवित रह सकता था। दूसरा मार्ग एक विजेता का मार्ग था। वह छलकपट से सफलता हासिल नहीं करने वाला था। इसके बजाय उसे स्वयं जोखिम उठाना होगा। उसे और अधिक मजबूत बनना था ताकि वह अपने शिष्यों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक बन सके। ताकत हासिल करने में जोखिम भी शामिल होते हैं, इसलिए फिलहाल यही विकल्प सबसे खतरनाक लग रहा था। दूसरा विकल्प आमतौर पर उसका सुरक्षित विकल्प होता था, लेकिन इस बार वह भी काफी खतरनाक था। यदि उसे पहले रास्ते के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा, तो दूसरे रास्ते के लिए वह केवल खुद पर ही निर्भर रह सकता था। इन विकल्पों के अनुसार तीसरा और चौथा मार्ग भी मौजूद था। तीसरा रास्ता कायरों का रास्ता था। उसे भागना पड़ा और सब कुछ त्यागना पड़ा, जिसमें अपने संसार में लौटने का रास्ता खोजने या इस रहस्य को उजागर करने की कोई भी उम्मीद शामिल थी। अगर वह तीसरा रास्ता चुनता, तो यह खुद को त्यागने और इस दुनिया में घुल मिल जाने से कम नहीं होता। उसे यह भी नहीं पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो सिस्टम भी उसे छोड़ देगा या नहीं। तीसरे रास्ते में एक और समस्या थी। अगर वह बच भी जाता, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह जीवित रह पाएगा। दक्षिण में स्थित हीरो अकादमी और पूर्व में स्थित ग्रेट टेमन सेक्ट, पश्चिम में स्थित होली चर्च और उत्तर में स्थित नेक्रोमेंसर टॉवर के अलावा महाद्वीप की दो सबसे बड़ी शक्तियां थीं। वह नेक्रोमेंसर टॉवर या पवित्र चर्च के क्षेत्र में भाग सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे खोजा और मारा नहीं जा सकता था। चौथे मार्ग की बात करें तो यह एक प्रेमी का मार्ग था। हालांकि यह सबसे आकर्षक प्रतीत होता था, लेकिन यह उसके वर्तमान स्वरूप के लिए सबसे खतरनाक था। वह जितना अधिक समय उसके करीब आने की कोशिश में व्यतीत करता था, उतना ही अधिक उसके रहस्य के उजागर होने का खतरा बढ़ जाता था। विकल्प के अनुसार उसे इस कदर अपने प्यार में पागल करना था कि वह उसके अतीत की परवाह ही न करे। लेकिन उसकी वर्तमान कमजोर स्थिति को देखते हुए यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। किसी महिला को जीतने के लिए उसे आकर्षण के साथ साथ ताकत की भी जरूरत होती थी। धोखेबाज का रास्ता, विजेता का रास्ता, कायर का रास्ता, इन सब में एक प्रेमी का रास्ता भी शामिल था। एरन बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद किए हुए वह बार बार विकल्पों के बारे में सोच रहा था। उसने पुरस्कारों के बारे में सोचा तक नहीं। इसके बजाय वह केवल अपनी भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। उन्होंने तीसरे विकल्प को अपने विचार से पूरी तरह से हटा दिया। वह सब कुछ त्याग नहीं सकता था, वह भी सिर्फ जीवित रहने के लिए, जिसकी किसी भी हालत में कोई गारंटी नहीं थी। उस विकल्प को चुनना मानो अपनी जान को दांव पर लगाना था। इससे केवल 3 विकल्प ही बचे, धोखेबाज या विजेता और प्रेमी। ब्लफमास्टर कुछ हद तक सामान्य लगता है। ऐसा लगता है कि यह सिस्टम मुझे ऐसे पुरस्कार देगा जो झांसा देने और बचाव पर केंद्रित होंगे। अगर मुझे सुरक्षा का पेंडेंट जैसे और पुरस्कार मिल जाएं, तो मैं सचमुच अजेय बन सकता हूं। लेकिन चूंकि यह पहला विकल्प है, इसलिए मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। पहले विकल्प हमेशा सबसे जोखिम भरे रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं लगता, लेकिन इसमें कुछ न कुछ बहुत गलत जरूर है। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। अगर 2 विकल्प एक ही रास्ते से जुड़े हैं, तो क्या मैं उन दोनों को चुन सकता हूं? उसने पूछा। यदि 2 विकल्प आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप 2 विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि
आपको एक प्राथमिक विकल्प और एक द्वितीयक विकल्प चुनना होगा। आपको प्राथमिक विकल्प का पुरस्कार तुरंत मिलेगा और दोनों विकल्प पूरे करने के बाद द्वितीयक विकल्प का पुरस्कार मिलेगा। याद रखें, यह भविष्य के मार्ग का निर्णय है। यदि आप 2 विकल्प चुनते हैं तो असफल होने पर जुर्माना दोगुना होगा। अगर मैं असफल हुआ तो जुर्माना दुगुना हो जाएगा। लेकिन मैं असफल होने की योजना नहीं बना रहा हूं, एरिन ने टिप्पणी की। विकल्प 2 और 4 आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। और कौन कहता है कि दूसरा रास्ता चुनने के बाद मैं संप्रदाय प्रमुख को अपने पक्ष में नहीं कर सकता? बल्कि यह ज्यादा सुरक्षित लगता है। मुझे ताकत मिलेगी और मुझे समर्थन भी मिलेगा। मैं दूसरे विकल्प को अपने प्राथमिक मार्ग के रूप में और चौथे विकल्प को अपने द्वितीयक मार्ग के रूप में चुन रहा हूं। आपने दूसरा और चौथा विकल्प चुना है। भविष्य के मार्ग में बदलाव किया जा रहा है। सफलता। भविष्य के मार्ग को तदनुसार समायोजित कर लिया गया है। आपको स्मृति का एक अंश पुरस्कार के रूप में दिया गया है। कुछ सूचनाओं के बाद एरन के सामने बिस्तर पर एक छोटा सा क्रिस्टल गिर गया। क्रिस्टल अजीबोगरीब लग रहा था क्योंकि वह एक साथ 7 रंगों की रोशनी में चमक रहा था। एरन ने जिज्ञासावश क्रिस्टल को उठाया और अचानक गर्माहट का अनुभव किया। जब वह यह सोच ही रहा था कि यह क्रिस्टल क्या करता है, तभी उसके सामने एक विवरण प्रकट हुआ। स्मृति क्रिस्टल, एक ऐसा क्रिस्टल जो आपको एल्डररेन के अज्ञात अतीत के एक छोटे से हिस्से की झलक देखने की अनुमति देता है। याद रखें, आप इसका उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर हैं। कृपया भविष्य में इसका उपयोग करने से पहले अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करें। रेन के अतीत की एक झलक। एरन ने बड़ी उत्सुकता से क्रिस्टल को देखा। उसने यह भी महसूस किया कि विवरण में लिखी बातें काफी विचित्र थीं। उसमें लिखा था, अज्ञात अतीत। उसने उपन्यास में रेन के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में काफी कुछ जानता था। लेकिन उसे भी उसके अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उपन्यास में रेन का चरित्र स्पष्ट रूप से कमजोर था। यही कारण था कि एरन इस उपन्यास से इतना निराश था। रेन के बारे में बहुत सी बातें समझ से परे थीं। वह हीरो अकादमी का जासूस था, तो फिर वह ग्रेट डेमन अकादमी में एल्डर कैसे बन गया? महान दानव संप्रदाय की गुरु ने उसे कैसे चुना? उसने उसमें कुछ भी गलत क्यों नहीं देखा? उपन्यास में तो उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जब उसने इस शरीर पर कब्जा किया तो उसे एहसास हुआ कि यह आदमी भी बहुत कमजोर है। तो आखिर इतना कमजोर इंसान एक पौराणिक राक्षस को कैसे वश में कर सकता है? एल्डर रेन के बारे में कई ऐसी बातें थीं जो उन्हें समझ में नहीं आती थीं। अध्याय 23, क्या यह वही है? एरन के मन में कई सवाल थे। आखिर रेन जैसा कमजोर आदमी इतने अविश्वसनीय कारनामे कैसे कर सकता था? आपने कहा था कि मैं अभी मेमोरी फ्रैगमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो क्या होगा? उसने पूछा। उसे जवाब में केवल सन्नाटा ही मिला। उसने और भी सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब तक उसे सिर्फ एक बार ही जवाब मिला था, और वह तब मिला था जब उसने विकल्पों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। ऐसा लगता है कि मैं केवल विकल्पों से संबंधित प्रश्न ही पूछ सकता हूं, और वो भी केवल बुनियादी प्रश्न। उसे नहीं पता था कि स्मृति के उस अंश का उपयोग करने से पहले उसे कितना शक्तिशाली बनना होगा। लेकिन अगर इनाम के साथ ही कोई चेतावनी भी जुड़ी हो, तो यह स्पष्ट था कि चेतावनी को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। उसने सोचा कि 2 संभावनाएं हैं। एक यह कि अगर उसने अभी ऐसा करने की कोशिश की तो शायद उसकी सचमुच मृत्यु हो जाए। दूसरी संभावना यह थी कि वह एल्डर रेन की यादों में खो जाए। लगता है मुझे मेमोरी फ्रेगमेंट्स के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी होगी। वह उठा और हॉल से बाहर निकलकर सीधे फीनिक्स के ऊपर जा गिरा। हालांकि वह जल्द से जल्द आराम करना चाहता था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। वह जानता था कि ऐसी स्थिति में वह सो नहीं सकता। उन्हें पूरा यकीन था कि यह व्यवस्था मनमाने ढंग से पुरस्कार नहीं दे रही थी। ये पुरस्कार इसी दुनिया से जुड़े हुए थे। उनका यह भी मानना था कि हालांकि उन्होंने कहानी में तलवार सम्राट की आभा के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन इस दुनिया में तलवार सम्राट नाम का कोई न कोई जरूर होगा। वह किसी भूले हुए युग का कोई पौराणिक व्यक्ति हो सकता है, या वह जीवित भी हो सकता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण तो इसके परिणाम थे। यदि पुरस्कार वास्तविक वस्तुएं होते, तो इसका अर्थ यह होता कि उनके बारे में जानकारी अवश्य होती। यदि इस दुनिया में स्मृति के अंश जैसी कोई चीज होती, तो उनके बारे में भी जानकारी अवश्य होती। जानकारी जुटाने के लिए उसके पास केवल एक ही जगह थी। वह थी संप्रदाय का भव्य पुस्तकालय। एक प्रोफेसर के रूप में वे दुनिया में ज्ञान के लाभों से भली भांति परिचित थे, और ज्ञान का संग्रहण स्थल पुस्तकालय था। एक सुंदर फीनिक्स पक्षी संप्रदाय के ऊपर उड़ रहा था, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। उसके राजसी पंख सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, जिससे आसपास के परिदृश्य पर एक उज्ज्वल आभा फैल रही थी। बहुत से लोगों ने अभी तक एल्डर रेन को नहीं देखा था, लेकिन फीनिक्स के बारे में सभी ने सुना था। उस संप्रदाय में केवल 2 ही पौराणिक जीव थे। पहला था दिव्य श्वेत बाघ, जो संप्रदाय के गुरु का था। दूसरे की बात करें तो वह एल्डर रेन का फीनिक्स था। यह वही पुस्तकालय होना चाहिए जिसके बारे में मैंने इतना कुछ पढ़ा है। एरेन ने दूर से एक भव्य इमारत देखी। 5 मंजिलों वाली यह इमारत अपनी भव्यता का परिचय दे रही थी।
बाहरी भाग पर की गई जटिल नक्काशी इसकी दीवारों के भीतर समाहित समृद्ध इतिहास और ज्ञान को दर्शाती थी। प्राचीन वास्तुकला विशिष्ट रूप से आकर्षक थी, जो पुस्तकालय को एक रहस्यमय वातावरण प्रदान करती थी। पहली मंजिल पर सभी का स्वागत था, लेकिन ऊपरी मंजिलों तक पहुंच प्रतिबंधित थी। उदाहरण के लिए, दूसरी मंजिल बाहरी शिष्यों के लिए वर्जित थी। इसी प्रकार, तीसरी मंजिल संप्रदाय के मुख्य शिष्यों और वरिष्ठों के शिष्यों के लिए आरक्षित थी, जिससे आंतरिक शिष्यों का प्रवेश वर्जित था। केवल वरिष्ठ सदस्यों को ही चौथी मंजिल तक जाने की अनुमति थी, जबकि पांचवी मंजिल संप्रदाय के प्रमुख और संप्रदाय के महान वरिष्ठ सदस्यों के लिए ही आरक्षित थी। पदानुक्रम स्पष्ट था और हर कोई प्रत्येक मंजिल के महत्व को समझता था। जैसे ही पौराणिक जीव नीचे उतरा, संप्रदाय के सदस्यों ने जल्दी से उस क्षेत्र को खाली कर दिया, जिससे बुजुर्ग को रास्ता मिल गया। उनमें से कोई भी इतने आदरणीय व्यक्ति के मार्ग में बाधा डालना नहीं चाहता था। यद्यपि एल्डर रेन अपने पद पर नए थे, फिर भी एल्डर झांग से भी अधिक उनकी शक्ति की खबर पूरे संप्रदाय में फैल चुकी थी। प्रवेश परीक्षा में शामिल संप्रदाय के शिष्यों ने दिन में पहले ही उस भयावह दृश्य के बारे में बता दिया था जो उन्होंने देखा था। इस समय एरन की प्रतिष्ठा उगते सूरज की तरह चमक रही थी। वह नया था, लेकिन रहस्यमय और शक्तिशाली था। और उसका केवल एक ही शिष्य था, जो 6 सितारा प्रतिभा का धनी था। भव्य फीनिक्स पक्षी ने भव्य पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर शान से उतरकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहां तक कि पुस्तकालय के रक्षक भी एरन के प्रभाव से दबे हुए महसूस कर रहे थे, मानो उन्हें घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए। पुस्तकालय के सामने खड़े होकर एरन उसकी भव्यता पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी दुनिया में कई पुस्तकालय देखे थे, लेकिन कोई भी उसके सामने वाले पुस्तकालय की भव्यता के बराबर नहीं था। जैसे ही फीनिक्स की हवाओं ने उसे घेर लिया, एरन को ऐसा लगा मानो वह हवा में उड़ रहा हो। वह जमीन पर उतरा जबकि फीनिक्स एक बार फिर आकाश में उड़ गया और पुस्तकालय के ऊपर आकाश में चक्कर लगाने लगा, उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। ऊपर फीनिक्स को देखकर एरन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह बिल्कुल एक बच्चे जैसी है। हॉल में कई लड़कियां मौजूद थीं। वे पहली बार एरन को देख रही थीं। उसे देखते ही वे अचंभित रह गईं। उन्होंने उसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसे सामने से देखकर उन्हें लगा कि वह और भी बेहतर दिखता है। जैसे ही उसने मुस्कुराया, लड़कियों को ऐसा लगा मानो उनके दिलों में कामदेव के तीर लग गए हों। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस दुनिया में कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? एरन ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। वह यहां आने का अपना मकसद नहीं भूला था। उसे जवाब ढूंढने ही थे। वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पुस्तकालय के अंदर कदम रखने वाला था, उसके सामने 4 विकल्प प्रकट हुए, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। पुस्तकालय की 5वीं मंजिल पर एक महिला बैठी ध्यान कर रही थी। एक शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जिनमें कुछ जिज्ञासा झलक रही थी। कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज न तो तेज थी और न ही धीमी। प्रबंध प्रमुख, ऐसा लगता है कि आपने रेन नामक युवक को ही नियुक्त किया है, जवाब में एक आवाज आई। पास ही एक कुर्सी पर एक और महिला बैठी किताब पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किताब पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है। क्या यह वही है? महान दानव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। अध्याय 24, मोहक स्त्री। मैंने सुना है कि आज संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में उसने जबरदस्त एंट्री मारी, कुर्सी पर बैठी महिला ने हंसते हुए कहा। उसे देखकर मेरा मन उससे मिलने का कर रहा है। तुम उससे नहीं मिलोगे, संप्रदाय प्रमुख ने आलस्य से कहा। मुझे पता है, महिला मुस्कुराई। दुर्भाग्य से उसकी मुस्कान उसके आधे चेहरे को ढके हुए पतले घूंघट के पीछे छिपी हुई थी। उसकी हर हरकत मोहक लगती थी, जो किसी भी पुरुष को दीवाना बना सकती थी। वह संप्रदाय की महान संरक्षिका थी। उनकी असली ताकत के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्हें कभी लड़ना नहीं पड़ा था। फिर भी वह एक ऐसी भयावह शख्सियत के रूप में जानी जाती थी, जो किसी भी पुरुष को, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अपने वश में कर सकती थी। एक समय की बात है, हीरो अकादमी का एक शिक्षक उसे मारने के लिए भेजा गया था। लेकिन इसके बजाय उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। अंततः उसने हीरो अकादमी के शिक्षक को केवल एक आदेश दिया और उसने आत्महत्या कर ली। तब से किसी भी पुरुष का उसके पास आना सख्त मना था। यहां तक कि महान दानव संप्रदाय में भी किसी पुरुष को उसे देखने की अनुमति नहीं थी। वह तो सभ्य प्रतीत होता है। उसका व्यक्तित्व, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। महान बुजुर्ग खड़े हो गए। यह सोचकर ही मुझे हैरानी होती है कि कोई ऐसी आभा भी हो सकती है जो मुझे ऐसा महसूस कराए। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उसने बस अपने कांपते हाथों की ओर देखा। पहला विकल्प, आप किसी बात को लेकर उत्सुक हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेता है। पुस्तकालय में प्रवेश करें और अपने सवालों के जवाब खोजें। पुरस्कार, ऑरा कंट्रोलिंग मेथड, उच्च स्तरीय। विकल्प 2, आप थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। वापस लौटें और अच्छी नींद लें। अच्छी तरह से आराम करने के बाद आप हमेशा अपनी लाइब्रेरी में वापस आ सकते हैं। इनाम, ताकत +1। विकल्प 3, आप देखते हैं कि युवा उन्हें अपने आदर्श की तरह देखते हैं। उनमें आपको कई प्रतिभाशाली लोग दिखाई देते हैं। उन्हें कुछ मार्गदर्शन दें और फिर वापस आ जाएं। पुरस्कार, 36 रणनीतियां, उच्च स्तरीय।
विकल्प 4, आप मन को शांत करने और प्रेरणा पाने के लिए पास के बगीचे में घूमने का फैसला करते हैं। खिले हुए फूल और शांत वातावरण आपकी आत्मा को तरोताजा करने में मदद करते हैं। इनाम, भाग्य +1। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद एरन बुदबुदाया, इस बार तो बड़े अजीब विकल्प हैं। क्या मैं पैटर्न के बारे में गलत था? या पहला विकल्प ही सबसे खतरनाक है? उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। यह मेरी ही गलती होगी, जिसने यह सोचा कि मुझे कोई पैटर्न मिल गया है, जबकि वास्तव में कोई पैटर्न था ही नहीं। वह इस पुस्तकालय में आया था। इसके अलावा यह कोई युद्ध क्षेत्र या ऐसी कोई जगह नहीं थी। यहां क्या खतरा हो सकता था? यदि वह सावधानी बरतते हुए सुरक्षा के लिए दूसरा विकल्प भी चुनता, तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि पहले विकल्प का इनाम बहुत आकर्षक था। जब से उसे तलवार सम्राट की आभा प्राप्त हुई थी, तब से वह बेहद आकर्षक हो गया था। स्थिति और भी खराब हो गई थी क्योंकि वह इस आभा को नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह एक निष्क्रिय कौशल था जो हमेशा सक्रिय रहता था। इसी वजह से वह सबसे अलग दिखता था। जबकि अन्य एल्डर्स जरूरत पड़ने पर ही अपनी आभा प्रकट करते थे, वह हर पल ऐसा करता था। वह ऐसा नहीं दिखना चाहता था कि वह घमंडी है और दिखावा करना चाहता है। आखिरकार, ऐसा करना तो हर किसी की नफरत पाने का सीधा रास्ता था। चूंकि यह पहला दिन था, इसलिए समस्याएं बड़ी नहीं थीं, लेकिन भविष्य का क्या होगा? उसे वास्तव में एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जिससे वह इस निष्क्रिय कौशल को एक सक्रिय कौशल में बदल सके जिसे वह नियंत्रित कर सके। पहले विकल्प का इनाम बस इतना ही था। ऐसा लग रहा था मानो सिस्टम उसे बता रहा हो कि उसे यह विकल्प नहीं चुनना चाहिए, साथ ही साथ यह भी बता रहा हो कि उसे यह विकल्प चुनना चाहिए। अंततः उसने अपने दिल की बात सुनने और अपने लालच को स्वीकार करने का फैसला किया। मैं पहला विकल्प चुनूंगा। जैसे ही उसने अपना निर्णय पूरा किया, उसे इनाम मिल गया। अपनी आभा को नियंत्रित करने की विधि से संबंधित जानकारी उसके दिमाग में तेजी से आने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो यह ज्ञान हमेशा से उनका हिस्सा रहा हो। इस विधि ने उन्हें अपनी आभा को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की। वह ऐसा कर सकता था कि उसके बगल में खड़े किसी भी व्यक्ति को उसकी आभा का एहसास न हो, या वह ऐसा कर सकता था कि उसके आसपास के कुछ खास लोगों को ही उसका एहसास हो। वह अपनी आभा की सीमा को कम या ज्यादा कर सकता था। सीमा कम करने पर आभा और भी शक्तिशाली हो जाती थी, लेकिन सीमा बढ़ाने पर वह कमजोर हो जाती थी। उसने तुरंत इसका परीक्षण किया और दूसरों की प्रतिक्रिया देखने से पहले अपनी आभा को वापस ले लिया। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, यह तरीका कारगर साबित हुआ। उन्होंने देखा कि जो लोग अत्यधिक दबाव में दिख रहे थे, वे अधिक स्वाभाविक लग रहे थे। जब से मैंने इनाम ले लिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह महान दानव संप्रदाय के प्राचीन पुस्तकालय में दाखिल हुआ। पुस्तकालय का आंतरिक भाग भी उसके बाहरी भाग जितना ही भव्य था। अलमारियां अनगिनत प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरी हुई थी। बाहर से पुस्तकालय छोटा दिखता था, लेकिन अंदर से वह विशाल था। ऐसा लगता था मानो पुस्तकालय में एक पूरी दुनिया समाई हुई हो। यहाँ का वातावरण भी कुछ अलग ही था। वह तो भूतल पर ही था, लेकिन फिर भी उसे लाखों अलमारियां दिखाई देनी चाहिए थी। किसी उपन्यास में इसके बारे में पढ़ना, इसे स्वयं अनुभव करने से बिल्कुल अलग था। यह मानो जादू की दुनिया थी। यह तो सिर्फ भूतल था, फिर भी इसमें ज्ञान का भंडार छिपा हुआ था जिसे खोजा जाना बाकी था। इस पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकें, कौशल और नियमावली महाद्वीप के सभी हिस्सों से एकत्रित की गई थी। इनमें से अधिकांश उन संप्रदायों से संबंधित थीं जिन्हें महान दानव संप्रदाय ने नष्ट कर दिया था। कम से कम भूतल के लिए तो यही स्थिति थी। दूसरी मंजिल से आगे की सभी पुस्तकें ग्रेट डेमन सेक्ट द्वारा बनाई गई थी। मंजिल जितनी ऊंची होगी, वहां मिलने वाली किताब उतनी ही कीमती होगी। एरन सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए उस मनमोहक दृश्य को देखता रहा और ऊपर की ओर जाने लगा। अध्याय 25, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आपने उन्हें एल्डर के रूप में क्यों चुना। जब एरन चौथी मंजिल पर पढ़ने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी पांचवी मंजिल पर, जिसे फिलहाल खाली समझा जा रहा था, एक बातचीत चल रही थी। संप्रदाय के प्रमुख ने पीछे मुड़कर उस महान बुजुर्ग की ओर देखा जिसका चेहरा एक पतले घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। क्या मुझे इसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत है? उसने पूछा। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। महान बुजुर्ग महिला ने जमीन पर बैठी महिला को बड़ी दिलचस्पी से देखा। इसके लिए आपको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे याद है, आपको इन चीजों में कभी दिलचस्पी नहीं थी। आप हमेशा इन उबाऊ चीजों को हमारे ऊपर छोड़ देते थे। उन्होंने आगे कहा, जब वह पहला आदमी है जिसे तुम घर लेकर आए हो, तो मैं उत्सुक क्यों न हूं। जैसे ही महान बुजुर्ग ने बोलना समाप्त किया, उसे अपने ऊपर लक्षित रक्त पिपासा का आभास हुआ। खांसी, मेरा मतलब उस पहले बुजुर्ग से था जिसे आप संप्रदाय में लाए थे, महान बुजुर्ग ने स्पष्ट किया। आपको अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, संप्रदाय की प्रमुख ने खड़े होते हुए महान बुजुर्ग को याद दिलाया। मेरा काम यहां समाप्त हो गया है। वह महान बुजुर्ग के पास से गुजरी और कुछ क्षणों के लिए रुक गई। और अगर आप प्रेम कहानियों से जुड़ी ये बेवकूफी भरी किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने घर पर पढ़ सकते थे। आपको यहां ऐसी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी नजरें बस एक पल के लिए उस किताब पर पड़ी जिसे महान बुजुर्ग पढ़ रहे थे। हालांकि किताब पर पुराना कवर लगा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह हाल ही में लिखी गई थी।
इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, महान बुजुर्ग ने मधुर हंसी हंसते हुए उत्तर दिया। आपने अपनी भावनाओं का त्याग कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं इतना भावुक हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं इसे कुछ दिनों के लिए आपको दे सकती हूं, उसने सुझाव दिया। लेकिन जब तक वह मुड़ी, संप्रदाय प्रमुख जा चुके थे। वह हमेशा इतनी जिद्दी रहती है, महान बुजुर्ग 5वीं मंजिल पर अकेले रह गए। फिर भी यह सोचकर हैरानी होती है कि जिस व्यक्ति ने अपनी सारी भावनाओं का त्याग कर दिया, उसने एक पुरुष को संप्रदाय में शामिल कर लिया। मुझे आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस लड़के का व्यक्तित्व वाकई बहुत प्रभावशाली था, लेकिन इतना भी नहीं कि वह उस पर ध्यान दे। तो फिर उसने उस पर ध्यान क्यों दिया? एरन के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने पर उसने किताब बंद कर दी। वहां कई शक्तिशाली लोग थे, लेकिन उस लड़की ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एरन के लिए उसने महान बुजुर्गों की परिषद से परामर्श किए बिना ही उसे सीधे बुजुर्ग बना दिया। ऐसा उसने पहली बार किया था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि कई लोग एरन के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। दुर्भाग्यवश संप्रदाय प्रमुख ने सभी को चेतावनी दी थी कि वे उसके विरुद्ध कुछ भी न करें। हालांकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन अब मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रही हूं। महान बुजुर्ग महिला मोहक अंदाज में खड़ी हो गई। उसने अपनी पढ़ी जा रही किताब से पुराना कवर हटा दिया, क्योंकि सच्चाई तो पहले ही सामने आ चुकी थी। जैसे ही नकली आवरण हटाया गया, पुस्तक का असली शीर्षक दिखाई देने लगा। निषिद्ध प्रेम की एक कहानी। यह उस किताब का असली शीर्षक था। किसी को नहीं पता था कि वह किताब किसने लिखी थी, लेकिन वह पंथ में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। ऐसी कई अफवाहें थीं कि पुस्तक का लेखक महान दानव संप्रदाय का सदस्य था, लेकिन किसी ने भी इस अफवाह पर विश्वास नहीं किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दानव संप्रदाय का कोई व्यक्ति ऐसी किताब लिख सकता है। फिर भी किताब की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही गई। मुझे आश्चर्य है कि तुम कौन से रहस्य छिपा रही हो, जिसकी वजह से संप्रदाय के गुरु ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया है। क्या यह सचमुच एक वर्जित प्रेम की शुरुआत है? बुजुर्ग महिला ने कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ी एक अन्य महिला की ओर देखा। वह ग्रैंड लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन थी। अगले कुछ घंटों के लिए मैं लाइब्रेरियन हूं, महान बुजुर्ग ने लाइब्रेरियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। लाइब्रेरियन महान बुजुर्ग के आदेशों को कभी अस्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस सिर हिला दिया। एरन चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जिसकी सुरक्षा एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरे द्वारा की जा रही थी। केवल एल्डर का बैज पहने हुए व्यक्ति ही उस अवरोध को पार कर सकता था। एरन अपना बैज लेकर आया, जो बैरियर के संपर्क में आते ही चमकने लगा। वह आसानी से उस अवरोध को पार करने में सक्षम था, जो अन्य मामलों में उससे कहीं अधिक मजबूत व्यक्ति को भी मार डालता। मुझे लगता है कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि बुजुर्ग यहां नहीं आते हैं। प्रवेश द्वार पूरी तरह खाली था। ऐसा प्रतीत होता था कि वही यहां एकमात्र बुजुर्ग व्यक्ति थे। या यूं कहें कि वे यहां काफी समय से हैं, इसलिए शायद उन्होंने ये सारी किताबें पढ़ ली होंगी। वह चौथी मंजिल पर स्थित पुस्तकालय में दाखिल हुआ, जो इतना विशाल था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। क्या लाइब्रेरियन यहां है? उसने चारों ओर पूछा। पहली 3 मंजिलों पर उसने लाइब्रेरियन को बिल्कुल भी नहीं देखा था। आमतौर पर लाइब्रेरियन सबसे ऊपरी मंजिल पर होता था, जिसे वह चौथी मंजिल मानता था। जैसे ही वह लाइब्रेरियन को बुलाने ही वाला था, चौथी मंजिल पर एक मीठी खुशबू फैल गई। महज उस खुशबू से ही एरन की धड़कन तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस जगह को कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जब एरन के भीतर अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थीं, तभी उसे पीछे से एक खूबसूरत लेकिन मोहक आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज अपने आप में सबसे खूबसूरत आवाज थी जो उसने कभी सुनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल उस औरत पर मोहित होने को तैयार हो रहा हो, भले ही उसने उसे देखा न हो। इस तीव्र इच्छा का विरोध करने के लिए उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? एरन ने पूछा और तलवार सम्राट की आभा को पूरे पुस्तकालय में फैला दिया। जैसे ही उसने अपनी आभा का उपयोग किया, वह उस विचित्र वातावरण से थोड़ा उबरने में सक्षम हो गया। जब यह बेचारी लड़की यंग मास्टर को इतना प्यार करती है, तो वह झगड़ा क्यों ढूंढेगी? मोहक आवाज फिर से सुनाई दी और उस खुशबू ने एक बार फिर उसे घेर लिया। एक महिला ने पीछे से उसे गले लगा लिया, मानो उसे उसकी आभा से जरा भी आहत न हुई हो। यह बेचारी लड़की इतनी खुश है कि उसे इतना सुंदर आदमी मिल रहा है, जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं और उसके हाथ उसके चारों ओर इस तरह घूम रहे थे मानो वह उससे खेल रही हो।